अरे बस कर दे पारो मेरी बच्ची, बस कर दे। कई दिनों से तू मुसलसल ही काम कर रही है, इस तरह से तो तू बीमार पड़ जाएगी। अब कुछ आराम कर ले। अरे नहीं माँ जी, अब तो अपनी गुड़िया की शादी के बाद ही आराम करूंगी। मेरी गुड़िया की शादी होने को है, मुझे आराम कहाँ मिलेगा। हाँ याद आया माँ जी, मुझे तो लहंगा लेने भी जाना है गौरी कवि से। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया गौरी के पास आ जाती है। गौरी बहन, आपको तो पता है रात को बारात आएगी मेरी गुड़िया की। लहंगा तैयार हो गया है गुड़िया का? हाँ हाँ चिड़िया बहन, सारी रात जाग के मैंने लहंगा सिया है, क्योंकि मुझे पता था कि गुड़िया की शादी तो कल ही है। चलो मेरे वहाँ पे सिलाई वाले रूम में चलते हैं। अरे ये क्या चिड़िया बहन, मैं रात को मोमबत्ती जला के लहंगा सी रही थी और देखो रात को मैं बुझाना भूल गई, वो मोमबत्ती इस लहंगे पे गिर गई और ये लहंगा तो जल गया। अब क्या होगा चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, लहंगा मुझसे जल गया। अरे गौरी बहन, ये आपसे क्या हो गया? अब मेरी गुड़िया का क्या होगा? आज रात को तो बाराती आ रहे हैं और ये लहंगा तो पूरे 1 लाख वाला था। चिड़िया बहन, मैं मानती हूँ कि आपके ससुराली बहुत अमीर हैं, उन्होंने 1 लाख वाला लहंगा दिया था हमारी गुड़िया को, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, आप चले मेरे साथ मार्केट। ऐसा कहते हुए गौरी कवि पारो चिड़िया को अपने साथ मार्केट ले जाती है ताकि वो नया लहंगा खरीद सके। चिड़िया बहन, अब हमारा इतना बजट तो है नहीं और ना ही यहाँ पर इतने महंगे वाले लहंगे हैं, बस जो लहंगे यहाँ पर हैं अब हम उन्हीं में से ही एक खरीद लेते हैं और कोई रास्ता नहीं। लेकिन गौरी बहन, अगर उन लोगों ने ये कहा कि ये लहंगा तो वो नहीं है जो उन्होंने दिया था, तो मेरी गुड़िया का क्या होगा गौरी बहन? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिड़िया बहन, मेरी बात सुनो, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप इन्हीं में से एक लहंगा लें और चलें मेरे साथ, देर ना हो जाए। फिर वो दोनों उसी में से एक लहंगा खरीद कर वापस घर आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। गुड़िया भी तैयार होकर मंडप में पहुंच जाती है, बाराती भी आ चुके थे। अरे बेटा, ये मुझे हमारे वाला लहंगा तो नहीं लग रहा, कोई और ही है। माँ जी आप पता करें, मुझे भी यही लग रहा है कि ये लोग हमारे महंगे वाला लहंगा बेच के खा गए हैं। बात सुने बहन जी, ये हमारे वाला लहंगा तो नहीं है जो गुड़िया ने पहन रखा है। लहंगा हमारे वाला कहाँ है? चिड़िया बहन, वो ही हुआ जिसका डर था, अब तो हम फंस गए। वो बात ये है कि बच्ची की चॉइस का मामला था ना, बच्ची की पसंद ही इसी लहंगे में थी बहन जी। नहीं होगी कोई शादी बेटा, मुझे नहीं शादी करनी ऐसे लोगों में, पहले हमारे वाला लहंगा लाएंगे लोग। ऐसे मैं नहीं ब्याने लगी इस लड़की को, हमारा लहंगा न जाने कहाँ किया इन्होंने। माँ जी चले यहाँ से, मुझे भी नहीं करनी इन लोगों में शादी। आज लहंगा बेच के खा गए, कल पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सब सुन के पारो रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और उनकी मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करें उसके साथ। हमें आपकी किसी बात का एतबार नहीं है, जो लहंगा बेच के खा गए वो पता नहीं और क्या क्या करेंगे। चलो बेटा हम यहाँ से चलते हैं, हमें नहीं करनी ऐसे लोगों में कोई शादी। ऐसा कहते हुए वो दोनों माँ बेटा वहां से चले जाते हैं और उनके साथ सारे बाराती भी वापस लौट जाते हैं। पीछे गुड़िया बहुत रोती है। चिड़िया ये तो बहुत बुरा हो गया, हमारी गुड़िया की बारात लौट गई, अब क्या होगा चिड़िया बहन? बहुत बुरा हुआ ये तो। नहीं गौरी बहन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी गुड़िया की बारात वापस चली गई चिड़िया बहन, इसमें कौन सा भला अच्छा हो सकता है? अभी तो एक बारात वापस गई है, अगर इन जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो न जाने ये क्या करते, जो एक लहंगे के पीछे शादी तोड़ के चले गए। समय बीत जाता है लेकिन गुड़िया अपनी शादी को अभी भी नहीं भूली थी। कुकी सहेली, देखा तुमने वो लोग कैसे मुझे छोड़ के बारात लेके चले गए थे? अरे गुड़िया, तुम अभी भी उस शादी को लेके बैठी हो, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, तू भी भूल जा और आगे बढ़। जिंदगी बहुत प्यारी है, तू आगे बढ़। देखना तेरी बहुत अच्छे घर में शादी होगी, तू खुद भी बहुत अच्छी है, तेरी शादी भी बहुत अच्छे घर में होगी। वो तो थे ही नहीं तेरे काबिल। वो यही बातें कर रहे थे कि हवाई मोटर पर एक चिड़ा आता है जो वहां नदी के पास आके रुकता है। चिड़ा अपनी हवाई मोटर से उतर के कहता है, क्या मैं आपकी इस नदी से पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आप इजाजत दें तो।
जी जी क्यों नहीं, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं क्योंकि हमारी नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे आप तो बहुत मजाया हैं, मुझे मजाया पक्षी बहुत पसंद हैं। फिर विदेशी चिड़ा वहां से पानी पीने लगता है। वो खूब पेट भर के पानी पीता है। पानी पीने के बाद उसकी नजर मासूम गुड़िया पे पड़ती है। अरे आपकी सहेली तो बहुत उदास दिख रही है, इनके साथ कुछ हुआ है क्या? क्या आप मुझे बताएंगी? फिर कुकी चिड़िया वो सब कुछ उस चिड़े को बता देती है जो गुड़िया के साथ बीता था। मैं तो गुड़िया से ही शादी करूंगा। शादी तो मुझे वैसे भी किसी न किसी से करनी है, तो फिर गुड़िया क्यों नहीं? इस तरह से गुड़िया और इसके परिवार के दुखों का मदावा भी हो जाएगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। वैसे भी तो अच्छी भली है ये गुड़िया। ऐसा मन ही मन सोचने के बाद वो चिड़ा वहां से चला जाता है और अगले दिन वो अपनी माँ को लेके गुड़िया के घर आता है। बहन जी, आपकी गुड़िया मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। हम आपकी गुड़िया का हाथ मांगने आए हैं आपसे। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैं एक दफा चोट खा चुकी हूँ। अब मैं दोबारा अपने से अमीर लोगों में रिश्ता नहीं करूंगी। मैं अपने जैसे गरीबों में ही रिश्ता करूंगी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आंटी जी, हम वैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम अमीर जरूर हैं लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा है। बेशक बेटा, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अपने जैसे गरीब लोगों में शादी करनी है, ना कि अमीरों में। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चिड़ा ऐसे चुप करने वाला कहाँ था। वो गोरी कवि से मिलता है। आंटी जी, आप बात करें ना उनसे, क्योंकि मुझे अब गुड़िया बहुत अच्छी लगने लगी है। पहले तो मैंने ऐसे ही रिश्ता करने का सोचा था, लेकिन अब मुझे गुड़िया अच्छी लगने लगी है। आप चलें मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया गोरी कवि को लेके अपने साथ दोबारा से पारो के घर आता है। पारो बहन, जरूरी तो नहीं कि सभी अमीर पक्षी एक ही जैसे हों, ये उनसे मुख्तलिफ हैं। आप ऐसा ना करें, आप उसका रिश्ता इसके हाथ में दे दीजिए। गोरी बहन, आपने तो सब कुछ देखा था, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं अपने जैसे गरीबों में ही शादी करूंगी। ये तो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं, मैं नहीं कर सकती। हाँ बहन, मैंने देखा भी था और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। गुड़िया का हाथ इसके हाथ में दे दीजिए। हमारी गुड़िया के नसीब का जो है वो उससे मिल के ही रहेगा। पारो चिड़िया को गोरी की बातें ठीक लगती हैं और वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। बेटा, आप मेरी गुड़िया को हमेशा खुश रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा बाबा, ये तो बहुत मीठे मीठे फल हैं। कहाँ से लेके आए हैं आप ये फल? हाँ मेरे बेटे जग्गू, ये बहुत मीठे फल हैं। वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खाता ही मीठे मीठे फल है। पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ लाता है इतने मीठे फल। मैं भी उससे खींच के भाग आया। कालू, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की शक्ल तो देखने लायक होगी, मैं भी देख सकती काश। फिर एक दिन मिट्ठू तोता और हरियाली तोती नदी पर पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं पर एक सेब के पेड़ पे बैठा जग्गू ये सब देख रहा होता है। जग्गू दूर से आवाज लगाता है, मिट्ठू मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू मिट्ठू। मिट्ठू तोता वहीं से जग्गू की तरफ का रुख कर लेता है। हरियाली भी उसके साथ होती है। वो दोनों जग्गू के पास आके बैठ जाते हैं। जग्गू जग्गू बेटा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते, बहुत बुरी बात है। इस तरह से नाम बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है किसी का। जग्गू, आज तो मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन आइंदा तुमने मेरा नाम बिगाड़ा तो मैं 2-4 लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे। मिट्ठू मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मोटी चोंच वाले मिट्ठू। फिर से ऐसा सुनने के बाद मिट्ठू गुस्से में 1-2 पंख लगा देता है जग्गू के मुंह पे। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाके अपनी मम्मा पापा को लेके आता हूँ। ऐसा कहते हुए रोते धोते हुए जग्गू वहां से उड़ता हुआ घर चला जाता है। ये क्या किया मिट्ठू आपने? अब बात बिगड़ जाएगी। तो क्या मैं एक छोटे से बच्चे से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहूं? मम्मा मम्मा, उस मिट्ठू ने मुझे मारा। मुझे उसने बहुत जोर से मारा। यहाँ भी मारा, यहाँ भी उसने पंख मारा मुझे। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी जुर्रत कि उसने मेरे जग्गू को मारा, मेरे बेटे को मारा उसने? आने दो आज अपने बाबा को, फिर मैं देखती हूँ किस तरह से ये करता है ऐसे। चल मेरा बेटा, तू चुप हो जा अब, शाबाश। कुछ देर में कालू कौवा भी काम से लौट के घर आ जाता है।
तुम तो बस बाहर ही फिरते रहना, यहाँ की कोई खैर खबर है तुम्हें? जग्गू को मारा है उस मोटी चोंच वाले ने, इतनी जोर के पंख लगाए हैं मेरे बेटे को उसने। क्या उस मोटी चोंच वाले मिठू ने मेरे बेटे को मारा? उसकी इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को वो मारेगा? आज वो मेरे से नहीं बचेगा, मैं अभी जाता हूँ उससे बदला लेने। मिठू मिठू उठे, हम घर चलते हैं, चले यहाँ से, मेरा दिल घबरा रहा है। मिठू हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से, अगर कोई बच्चा बदतमीजी करेगा तो वो मार ही खाएगा, आइंदा अगर करेगा तो आइंदा भी मुझसे मार खाएगा। मैं किसी से नहीं डरता और तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मिठू आपको मेरी कसम, यहाँ से चलें बस। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता उड़ते हुए अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा भी डंडा लेके पहुंच जाता है। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठे रहिए, हमें झगड़ा नहीं करना। इस तरह से वो और भी बिगड़ जाएगा। हरियाली तुम मुझे जाने दो, मुझे जाके उससे बात करने दो, वरना वो और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। हरियाली के बार बार मना करने के बावजूद मिठू उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। खुद बाहर आके बैठ जाते हैं दोनों पति पत्नी। कालू कौवा तो पूरे तैश में होता है और डंडा लेके बैठा होता है। अगर बच्चे बड़ों से बदतमीजी करेंगे तो मार ही खाएंगे ना। मोटी चोंच वाले, तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अभी बताता हूँ तुझे मैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जोर से मिठू के सर पे डंडा मार देता है। सर पे डंडा लगने से मिठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहां से भाग जाता है। मिठू के सर से बहुत खून बह रहा था। हरियाली, हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे होने वाले। अभी मिठू ने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। नहीं नहीं, मिठू मिठू आपको क्या हो गया? मिठू आंखें खोले मिठू। उसकी गूंज से और रोने की आवाजों से सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर में चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। तुमने उसे मार दिया दुष्ट कौवे, तुमने उसे मार दिया, अब तुम भी नहीं बचोगे, सभी पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना कह के चिड़िया वहां से रोते हुए चली जाती है। ये क्या किया तुमने कालू? अब क्या होगा? सभी पक्षी हमसे कितना डरते थे और हमारी कितनी इज्जत करते थे और हम कितने आराम से रह रहे थे, घर था, सब कुछ था, अब हमारा क्या होगा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं उसकी जान लेता। मैंने तो एक डंडा ही मारा था, मुझे क्या पता कि वो उसकी जान ही चली जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? पक्षी तो हमें मार डालेंगे। अब रोने धोने का और कुछ सोचने का वक्त नहीं है। रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमें आधी रात को ही निकल के मेरी बुआ जी के घर जाना होगा। बस फिर वो ऐसा ही करते हैं। आधी रात को वो सारा परिवार वहां से निकल पड़ता है। वो बहुत ज्यादा उड़ते हैं क्योंकि वो दूसरे जंगल जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें सुबह हो जाती है। वो उड़ते उड़ते सीधा अपनी बुआ जी के घर जाते हैं। कालू की बुआ जी दूसरे जंगल में रहा करती थी। बुआ जी सुबह सुबह के वक्त भी सो रही थी। वो मजे से सो रही थी। भोजन वो एक दिन में 2 दिन का इकट्ठा कर लिया करती थी और फिर मजे से सोया करती। कालू जोर जोर से आवाज लगाता है बुआ जी को और दरवाजा खटकाता है। अरे कालू, तू सुबह ही सुबह यहाँ पे क्या करने आया है? इतना दूर दूसरे जंगल पूरे परिवार के साथ, खैर तो है ना? अरे बुआ जी, बस अब आपसे क्या छुपाना। वो मिठू तोता, उसने मेरे बेटे को मारा था। बस गुस्से में आके मैंने भी उसे डंडा मार दिया। डंडा मारने से उसकी मौत हो गई। अब पक्षी हमें मार डालेंगे। हमें कुछ दिन अपने घर में रख लो। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तू कत्ल करके मेरे घर में पनाह लेगा? जाओ भाई जाओ, मैं कातलों को अपने घर में नहीं रखती। इस उम्र में मैं ना तो जेल के धक्के खा सकती हूँ और ना ही पक्षियों की मार। जाओ भाई जाओ यहाँ से, मैं कातलों को नहीं रख सकती। इधर सुबह होते ही सारे पक्षी मिलके कालू कौवे के घर जाते हैं। जब वो घर जाके देखते हैं कि कालू कौवा वहां मौजूद नहीं है तो वो सारे के सारे निकल पड़ते हैं कालू की तलाश में। वो कालू को ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल चले जाते हैं। इधर कालू का परिवार आ रहा होता है तो वो दूर से पक्षियों को डंडे उठा के आता देख लेते हैं। वो तुरंत ही वहां से छुपने की करते हैं। पास की झाड़ियों में ही वो तीनों छुप जाते हैं।
बिना आवाज निकाले डरे और सहमे हुए वो झाड़ियों में ही छुप के बैठे रहते हैं और दूर से सारे पक्षियों को देखते रहते हैं। पक्षी थोड़ी देर तो जंगल में इधर उधर उनको तलाश करते हैं। जब उन्हें वो कहीं नहीं मिलते तो सारे पक्षी लौट जाते हैं और ये कहते हैं कि कब तक ये हमसे बचेंगे, हम कल फिर आएंगे। शाम हो चुकी होती है। कालू कौवे का परिवार उसी जंगल में गोरी के भाई के घर जाते हैं और जाके पूरी बात उसके भाई को बताते हैं। बस भैया, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने पास जरूर रख लेता, लेकिन मेरी भी पत्नी है और बच्चे हैं। मैं कातलों को अपने साथ रखूंगा तो उनका क्या बनेगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पक्षी आते ही होंगे। जाओ भाई जाओ। अब तो उनके पास कोई और सहारा ना था। वो चुप करके वहां से उड़ के चले जाते हैं। रात हो गई थी। वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो अभी पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि हवा के कारण ऊपर से एक डाल टूटती है और आके कालू और राजू कौवे पे गिर जाती है। वो दोनों तुरंत ही मर जाते हैं। अरे ये क्या, मेरा राजू कौवा है। मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों मिल गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी जान चली जाती, मेरा बेटा बच जाता। पूरी रात रोने के बाद गोरी पागल हो जाती है। उसे कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या, कहाँ है और क्या कर रही है। उसे जो मिलता है वो खा लेती है, वरना वो भूखी प्यासी ही बैठी रहती है। हरियाली को ऊपर वाले ने 2 सुंदर से अंडे दे दिए थे। वो उन्हीं में ही खुश रहने लगी थी। हरियाली बहन, मैं बहुत खुश हूँ। आपके कितने प्यारे प्यारे से 2 अंडे हुए हैं। बस अब आप इन्हीं में ही दिल लगाओ और खुश रहो। कितने सुंदर होंगे आपके बच्चे, देखो तो। हाँ चिड़िया बहन, मैं इन दोनों के नाम भी सोच चुकी हूँ। अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम मिट्ठू रखूंगी। अपने पिता वाले नाम से जिएगा वो इस दुनिया में। बस इसी तरह से ही हरियाली खुश हो जाती है और वो अपने अंडों में लग जाती है। लेकिन गोरी बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सारा सारा दिन वो धूप में, तपती धूप में बैठी रहती थी। उसे खाने पीने का कोई होश ना था। कभी वो हंसती तो कभी जोर जोर से रोने लगती थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए।